नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 21 जुलाई 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो, आज इंपॉर्टेंट आर्टिकल इतने हैं नहीं जिनको हमें बहुत डिटेल में देखना हो, पर फिर भी हम दो आर्टिकल्स पे नज़र डालेंगे। एक तो रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद ज़ुबैर को बेल दे दी है, तो उसमें हम समझेंगे कि कैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का प्रोटेक्शन होना ज़रूरी है डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें। दूसरा है जेंडर ऑफ इंस्टीट्यूशंस, कि किस तरीके से हमारे यहाँ पर सोसाइटी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल भी चेंज होने का नाम नहीं ले रही हैं, और उस चीज़ में हमारे जो इंस्टीट्यूशंस है, फॉर एग्जांपल हाई कोर्ट्स, जैसे मद्रास हाई कोर्ट का एक वर्डिक्ट है या फिर एक स्टेटमेंट है, उसको यहाँ पर एनालाइज किया जा रहा है कि जिसकी वजह से वुमेन को कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। ठीक है, और बाकी जो इश्यूज़ हैं उन पर एक बार नज़र डालेंगे बाद में। फर्स्ट आर्टिकल है फोर्टिफाइंग फ्रीडम। देखो, 3 जजेस की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अभी मोहम्मद ज़ुबैर को अभी रिलीज़ कर दिया है। इमीडिएटली इंटरिम बेल देने के ऑर्डर डिक्लेयर कर दिए हैं, जिसमें ये कहा है कि यूपी पुलिस के सामने अगर आज के टाइम पे जितनी भी FIRs हैं उनको क्लब कर दे, एक साथ कर दे, और फ्यूचर में अगर कोई भी FIR आती है तो उनको भी उसी के अंडर में क्लब करके और फिर बाद में इनको ट्रीट किया जाएगा। ट्रीटमेंट क्या होगा, अभी इंटरिम बेल दे दी जाए। अब देखो, मोहम्मद ज़ुबैर ने अभी 2018 का ट्वीट कुछ था, ठीक है, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा हाई इश्यूज़ क्रिएट हो गए। पहले तो दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया था, दिल्ली पुलिस से तो फ्री हो गया। फिर उसके बाद में यूपी पुलिस ने अरेस्ट किया। यूपी पुलिस का ये कहना था कि कम्युनल डिसहार्मनी फैलाने वाली वो पोस्ट थी जो 2018 में पोस्ट की गई थी मोहम्मद ज़ुबैर के द्वारा। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अभी फ़िलहाल तो देखो इनको फ्री करो, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में राइट ऑफ फ्री स्पीच सबको मिलता है। दूसरा ये कहा कि अगर मोहम्मद ज़ुबैर कोई भी ट्वीट करता है या फिर कुछ भी अगर अपनी लिमिट्स को क्रॉस करता है, जो कि हम आर्टिकल 19 के अंडर पढ़ते हैं ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, क्लॉज 1 के अंडर तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दी हुई है, पर वहीं पे उसी आर्टिकल 19 में क्लॉज 2 में क्या दिया हुआ है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। तो कोर्ट ने सीधा ये कहा है कि अगर मोहम्मद ज़ुबैर फिर से इस तरीके की एक्टिविटीज़ करता मिला, फिर से का मतलब हो गया कि ऐसा कोई ट्वीट या ऐसी कोई सोशल मीडिया पोस्ट जो कि कम्युनल हार्मनी के लिए हार्मफुल हो, पब्लिक ऑर्डर के लिए, मॉरलिटी के लिए, इनके लिए नुकसान हो, पब्लिक हेल्थ के लिए, तो फिर डेफिनेटली उनको पनिशमेंट भी मिलेगी। इसका मतलब उनकी जवाबदारी है, कानून के सामने उनको बराबर ट्रीटमेंट मिलेगा। तो इस तरीके से उनको एक बार फ्री कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन वेलकम है, होपफुल है, क्योंकि जो एक कहते हैं ना कि हम जब भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात करें, फंडामेंटल राइट्स की बात करें, उनका वायलेशन होता है तो हमारे पास में लास्ट एक ऑप्शन बचता है जुडिशरी, और उसमें भी सबसे ऊपर ही ऊपर बैठता है सुप्रीम कोर्ट। वो एक ऑप्शन हमारे पास बचता है, इसीलिए तो हम बोलते हैं ना कस्टोडियन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। इसी की बेसिस में मोहम्मद ज़ुबैर भी वहीं पे पहुंचा और उसको अल्टीमेटली जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी वर्डिक्ट दिया है वो एक रिलीफ का पॉइंट बनता है। ठीक है, अब देखो, एक इंडिविजुअल अगर अपने हिसाब से कोई भी ऐसा काम करे जिसकी वजह से नेशनल इंटरेस्ट या फिर कह सकते हैं कि एक लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं हार्म पहुंचाए, तो उस पर तो देखो लगाम लगनी चाहिए। वो तो आर्टिकल 19 क्लॉज 2 करता है ही। पर कई बार क्या होता है, स्टेट भी अपनी तरफ से मनमानी करके और यूज़ कर लेता है अपनी पावर्स को, उस जिससे उस इंडिविजुअल की डिफेम करना, किसी ऑर्गेनाइजेशन की या किसी भी इंडिविजुअल की रेपुटेशन को धूमिल कर देना। कुल मिला के उनको अगर डिफेम करने का होता है काम, तो उसमें स्टेट भी कई बार लापरवाही कर देता है। अब स्टेट का मतलब हो गया सरकारी संस्थाएं। ठीक है, तो ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल पहले विनोद दुआ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में कहा था कि 1962 का जो केदारनाथ सिंह केस है, जिसमें वर्डिक्ट दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि जी आप सोच समझ करके अपने अधिकारों को यूज़ करो। किसको? गवर्नमेंट को बुलाइए, क्योंकि फ्री स्पीच एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि रूलिंग पार्टी जो भी है उसकी पॉलिसीज़ में अगर कोई कमियां हैं तो उन कमियों को रेक्टिफाई करने के लिए वो पॉलिटिकल पार्टी तब तक रेडी नहीं होगी जब तक उसका क्रिटिसिज्म ना हो। ठीक है, तो ऐसे में फ्री स्पीच अपने आप में एक पॉइंट बनता है जहां पर सिटीजन्स सरकार की अगर कोई कमियां निकालें तो वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, पर हाँ वही चीज़ है कि अपने लिमिट्स क्रॉस ना करें। राइट। दूसरा अगर देखें
तो आज के टाइम पे जिस तरीके से कोई पत्रकार हो, कोई फिल्म मेकर हो, कोई राइटर, एक्टिविस्ट, बोला हर तरीके से कहीं ना कहीं उनको जेल में डाल दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो बोलो वो चीज़ ठीक नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है कि जो आईपीसी का सेक्शन 124A है, जिसको हम सेडिशन लॉ बोलते हैं, बोला उसका यूज़ बहुत कम करना चाहिए। और इस पर बार बार बोल दिया। अब तो सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, वो इस पर ओपिनियन देने वाली है कि भाई इसको, इसके साथ क्या किया जाए, क्या इसको कंटिन्यू करना है या ख़त्म कर देना है। ठीक है, खैर जुबैर खान का ये केस अभी सेडिशन चार्जेस से नहीं था, ये तो केवल फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का वायलेशन से रिलेटेड था, बट सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल दे दी है। तो ऐसे में मैसेज तो एकदम करेक्ट गया है। अब एक तो ये कंफर्म होना चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है उसको इम्प्लीमेंट प्रॉपर किया जा रहा हो। कहीं पता पड़े कि कोर्ट ने तो बोल दिया बट वहाँ पर पुलिस है वो अपनी तरफ से मनमानी कर रही है, अभी भी रिलीज़ नहीं कर रही है। दूसरी तरफ कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बिट में रहते हुए हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है जेंडर ऑफ इंस्टीट्यूशंस। देखो आर्टिकल को लिखा है संजय श्रीवास्तव जी ने। इनका यह कहना है कि अभी रिसेंटली 2 ऐसे इंसिडेंट मेरे सामने आए, एक तो मद्रास हाईकोर्ट का है और एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के कर्नाटका में सर्वे हो रहा है, जिसमें ये क्लियर हो रहा है कि किस तरीके से वुमेन के ऊपर बर्डन ही रहता है सोसाइटी में जो भी कोई अच्छा काम होना हो तो, या मतलब वुमेन को कहीं ना कहीं दबा करके रखने की कोशिशें की जाती हैं। पहला केस देखते हैं। मद्रास हाईकोर्ट कमेंट कर रहा था, एक कपल के बीच में डिस्प्यूट चल रहा था ज़बरदस्त, तो मद्रास हाईकोर्ट ने क्या कमेंट किया कि मंगलसूत्र जो है, जो गले में डाला जाता है नेकलेस, ठीक है, बोलो मंगलसूत्र जो है वो शादीशुदा औरत को अपने गले में रखना चाहिए, और अगर उस मंगलसूत्र को वो औरत हटाती है तो इसका मतलब ये होता है कि हस्बैंड की डेथ हो गई। तो बेसिकली अगर हस्बैंड ज़िंदा है और फिर उस टाइम पे अगर मंगलसूत्र वो वुमन अपने गले से हटा देती है तो ये माना जाता है मतलब कि वो एक मेंटल क्रुएलिटी की जा रही है हस्बैंड के लिए कि हाँ जी तू तो मेरे लिए मर चुका है, ऐसे समथिंग कुछ मैसेज दिया जा रहा है। तो इस केस को लेकर के मद्रास हाई कोर्ट के ये कमेंट्स आए। तो एक तो ये हो गया। और कर्नाटका में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो सर्वे करवाया गया, तो उस सर्वे में ये पता पड़ा कि वुमेन की ड्यूटी ये है कि वो घर पे रहे और अपने बच्चों को पाले, अपने परिवारों का ध्यान रखे। इस तरीके का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो बोलो दोनों चीज़ों से एक चीज़ तो बड़ी क्लियर हो गई, मतलब दोनों चीज़ों से 2 आउटकम हमें मिलते हैं, 2 फाइंडिंग्स मिली। एक तो ये कि वुमेन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो घर पे रहे और अपने बच्चों का ध्यान रखे। दूसरा ये कि किसी भी तरीके का डोमेस्टिक वायलेंस हो उनको झेलना होगा जिससे कि परिवार आगे बढ़ सके। तो बोले ये 2 चीज़ें ना हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा फैली हुई है। इनको करेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैब्लिशमेंट है या कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस है उनकी बनती है। पर यहाँ पर जिस तरीके से मद्रास हाई कोर्ट का स्टेटमेंट आया कि मंगलसूत्र तो एक तरीके से गले में रखना ही होगा, वो आप एक मेंटल क्रुएलिटी कर रहे हो, मेंटल टॉर्चर कर रहे हो अगर हस्बैंड को, अगर आप उसके जीते जी गले से मंगलसूत्र आप निकाल देते हो तो वो तो जब मरता है हस्बैंड तभी निकाली जाती है। तो ये मैसेजेस इस तरीके के चले गए जिसकी वजह से जो एक फैमिली में इनइक्वालिटीज़ जो चल रही हैं, जिसमें एक वुमेन पर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी है कि हाँ जी आपको परिवार को चलाने के लिए ये चीज़ें करनी होगी। सवाल ये है कि उनके जो काउंटर पार्ट है, उनके हस्बैंड्स, क्या ऐसा कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन अपने गले में डाल के रखते हैं, सिंबॉलिक कुछ सिंबल गले में डाल के रखते हैं जिससे कि ये पता पड़े कि हाँ जी वो मैरिड हैं कि नहीं। तो ऐसे में एक जो फैमिली में इनइक्वालिटीज़ है ना, फैमिली रिलेशनशिप में इनइक्वालिटीज़, उसको नॉर्मलाइज कर देते हैं इस तरीके के स्टेटमेंट, इस तरीके के जो भी आउटकम्स हमें देखने को मिलते हैं अलग अलग। कहते हैं ना कि जो एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट्स होते हैं, अब सुप्रीम हाई कोर्ट ने बोला है तो हाई कोर्ट की बात तो सर को ही ध्यान में देगा, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करती रहती है और जो जेंडर गैप है वो कंटिन्यू चलता रहता है। इसके अलावा मद्रास हाई कोर्ट का जो स्टेटमेंट है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो एक तरीके से मंगलसूत्र का मतलब ये हो गया, मंगलसूत्र निकालने का मतलब कि समाज में उस औरत ने अपने पति को डिस्कार्ड कर दिया, तो सोशल डेथ हो गई उस बंदे की। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सिंबॉलिक पॉइंट्स हैं इनको लेकर के राइटर ये बोल रहे हैं कि वुमेन का प्राइमरी टास्क यहाँ पर ये कंसिडर किया जा रहा है हमारी सोसाइटी में, इवन हमारे जो इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पर, कि एक अच्छी पत्नी बनना
और घर पे रहना, मतलब एक घरेलू जो परिस्थितियाँ उनमें उनको अपने आप को ढालना चाहिए। दूसरी तरफ मेन जो है उनके लिए ना तो कोई ऑब्लिगेशन है, बस केवल इतना सा है कि वो बाहर से पैसा कमा करके लेके आ जाए। अब देखा जाए तो एक मैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वुमेन की भी वो वेलफेयर का ध्यान रखे। अब वेलफेयर का मतलब इतना ही नहीं होता ना कि केवल आप कमा करके 2-5 रुपए ला के घर पे दे दो। वेलफेयर का मतलब ये होता है कि आप अपने काउंटर पार्ट के साथ में अच्छा बिहेव भी करो। तो इसमें मैन की जो ड्यूटी है वो भी इंश्योर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर देती है। दूसरी, हम सोसाइटी की बात करें तो समाज में मैरिज की हम बात करें, मैरिज एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, ऐसी इंस्टीट्यूशन है जिसको हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। अगर हम इंडियन सोसाइटी की बात करें, वेस्टर्न सोसाइटी का तो कुछ लेना देना ही नहीं है। वहाँ पर तो एक पता नहीं अपनी ज़िंदगी में कितनी शादियाँ करते हैं, कितना क्या है। हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिली हुई है मैरिज को। हम 7 जन्मों का एक बॉन्ड मानते हैं इसको, राइट। तो उस केस में उस बॉन्ड में दोनों तरफ से ही तो इक्वल रिलेशनशिप मेंटेन होनी चाहिए ना। वो एक अपने आप में इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे निकल के आता है। फिर बात आती है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रिलेटेड, एक सर्वे कर्नाटका में कराया तो वहाँ पर भी देखा सोसाइटी में ज़्यादातर लोगों का ये सोचना था कि वुमेन जो है उनकी प्राइमरी ड्यूटी क्या है, अच्छी पत्नियाँ और अच्छी माता बनना। घर पे रहो, संभालो वो सारी, और उसके लिए चाहे उनके खिलाफ में कोई डोमेस्टिक वायलेंस हो भी रही हो तो उसको वो ये सोच करके झेले कि हाँ जी हमारे परिवारों के लिए अच्छा है, मेरा परिवार नहीं टूटेगा इसके चक्कर में। तो वो जो एक प्रेशर है वो औरतों पे ही रहता है, ठीक है। अब ये जो इस तरीके के सिस्टम हैं, इन सिस्टम्स को कहीं ना कहीं करेक्ट करने में हाई कोर्ट जैसी इंस्टीट्यूशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं। पर वही चीज़ है कि जिस तरीके से बैक टू बैक इस तरीके के वर्डिक्ट आते हैं या स्टेटमेंट्स रिलीज़ होते हैं, तो उनसे यही चीज़ होती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के लिए रेडी नहीं है कि सोसाइटी में जो चीज़ें चल रही हैं उनको हम करेक्ट कर सकें या उनमें कोई जो भी चेंजेस लाने चाहिए वो लाए जा सकें। वैसे देखो, सोसाइटी और जो इंस्टीट्यूशंस है, यहाँ पर इंस्टीट्यूशन वर्ड किसके लिए हम बोल रहे हैं, ये शादी हो गई, रिलेशनशिप हो गई, उसका मतलब है यहाँ पर। तो सोसाइटी में इंस्टीट्यूशन का एक अपना एक पेक्युलर रिलेशनशिप होता है। वो कैसे कि सोसाइटी एक बहुत बड़ा घर है, उसका एक पार्ट है छोटा सा, क्या, इंस्टीट्यूशन। पर गड़बड़ कहाँ हो जाती है कि सोसाइटी में जो जिसको हम सोशल लाइफ बोल रहे हैं, राइट, उसका एक पार्ट हो गया इंस्टीट्यूशन, मतलब मैरिज एक पार्ट है उसका, ठीक है। हम हमारी सामाजिक जो ज़िंदगी जीते हैं उसका एक पार्ट है। पर गड़बड़ कहाँ हो जाती है कि इस रूम का मतलब हो गया क्या, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मैरिज की। तो मैरिज जो है, मैरिज जैसे इंस्टीट्यूशन, वो पहली चीज़ तो सोसाइटी के अंदर का ही तो पार्ट है ना। पर इसको ट्रीट किया जाता है कि सोसाइटी से इसको कोई लेन देन है नहीं। क्यों? क्योंकि अगर सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी में तो हम जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्विटी, जेंडर गैप को रिमूव करने की बात करते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप एक सेपरेट ट्रीटमेंट क्यों दे रहे हो औरतों को, सही है ना। तो ऐसे में यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि रूम को ऐसे माना जाता है जैसे कि ये जो सोसाइटी का घर है ना, इससे बाहर है, जबकि एक्चुअल में सोसाइटी के अंदर का ही एक पार्ट है ये इंस्टीट्यूशंस। तो मद्रास हाई कोर्ट का ये जो स्टेटमेंट है वो, और दूसरा कर्नाटका में जो सर्वे हुआ है वो कहीं ना कहीं ये जो क्रूशियल रिलेशनशिप है किसकी, सोसाइटी की और इंस्टीट्यूशंस की, इसको ब्रेक कर देता है, जो कि फिर बाद में रिफॉर्म्स लाने में बहुत प्रॉब्लम करता है। क्योंकि सोसाइटी में कोई ट्रेंड अगर चल रहा है, कोई नई चीज़ आई है कि जहाँ पर जेंडर डिस्पैरिटीज़ को रिमूव करने की बातचीत की जा रही है, तो वो कहीं ना कहीं आसपास के रूम्स में, रूम का मतलब हो गया उस बड़े घर में जिसको हम सोसाइटी बोल रहे हैं, उसका जो पार्ट है, जिसका एक पार्ट मैरिज भी है, तो मैरिज में भी ऑटोमेटिकली फिर बिहेवियरल चेंज देखने को मिलेगा कि नहीं। पर जब इसको ट्रीट ही आपने सेपरेटली कर लिया तो कहाँ पर रिफॉर्म्स आएंगे। तो जो ट्रेंड है वो ट्रेंड का असर यहाँ पर नहीं आ पाता, ठीक है। तो सोशल चेंजेस के लिए इंस्टीट्यूशंस का इंक्लूजन होना जरूरी है, और जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके द्वारा जो स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं वो भी बड़े बैलेंस्ड होने चाहिए, है ना। इसके अलावा ये देख सकते हो कि ये पॉइंट आता है कि आजकल हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं कि भाई जॉब करे, ठीक है। जैसे हस्बैंड जो है वो पैसा कमा करके लेके आता है तो उसकी बात ज़्यादा सुनने को मिलती है, घर पे रह करके औरतें थोड़ी वीकर महसूस करती हैं। तो उस केस में क्या है जी कि औरतों को बाहर जा करके कमाना चाहिए, ऐसा डिमांड किया जाता है। पर प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है, प्रॉब्लम वहाँ आती है जब वुमेन जब कमाने के लिए बाहर निकलती है, आज की वुमेन, मॉडर्न वुमेन, ठीक है,
तो वो जब बाहर निकलती है तो उनको उनके डबल बर्डन हो जाता है, क्या कि बेटा कमाओ भी, घर पे काम भी करो। तो ऐसे में डबल बर्डन जब आ जाता है तो फिर वो यही सोचेंगी ना कि यार मेरे को कमाना भी पड़ेगा, घर का काम भी करना पड़ेगा, इससे बढ़िया तो मैं छोड़ देती हूँ काम को। तो वो डबल बर्डन जो है वो शेयरिंग मोड में होना चाहिए, जिसमें जिसका जितना काम हो उतना हस्बैंड करे। कमा रहा हस्बैंड है, पत्नी भी कमा रही है तो हस्बैंड भी उसका काम करे। इस तरीके से बैलेंस में एक फैमिली चले तो ज़्यादा ठीक है। बट तमिलनाडु और कर्नाटका की स्टोरी जो है वो सैडली क्लियरली शो करता है कि क्या रियलिटी है हमारे समाज में औरतों की, और उन चीज़ों को कंटिन्यू किया भी जा रहा है। जहाँ रिफॉर्म्स की ज़रूरत है वो रिफॉर्म्स नहीं लाए जा रहे हैं, ठीक है। जो सोशल लाइफ में रिफॉर्म्स आने चाहिए, बेनिफिट्स आने चाहिए, सोसाइटी के चेंजेस का असर अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में जाने चाहिए, चाहे शादी हो वो, और शादियों में कुछ अच्छी चीज़ें हो रही हैं तो वो चीज़ें सोसाइटी में भी रेप्लिकेट होनी चाहिए। ओवरऑल देखा जाए तो एक ओपन सोसाइटी बनने में हमें बहुत टाइम लगने वाला, अभी भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही हैं, चल रही हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर पॉइंट आ रहा है जेंडर इशू को लेकर के कि कैसे एक घर को संभालना, बच्चों को पालना एक जेंडर पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल कन्फाइंड कर दिया गया कि ये इसी का काम है, इसी पर्टिकुलर जेंडर का, ठीक है। तो वहाँ पर एक बैलेंस बनने की ज़रूरत है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो आइडिया पेज पे एक तो ग्रेगर मेंडल, देखो मेंडल ने आपको पता है जेनेटिक्स के बारे में पूरा आइडिया दिया था कि कैसे जो ट्रेट है, ट्रेट का मतलब एक बिहेवियर, बॉडी में जो एक अपीयरेंस होती है किसी भी इंडिविजुअल की, है ना, वो कैसे आगे से आगे जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होती रहती है, जेनेटिक ट्रांसमिशन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो उसका आइडिया ग्रेगर मेंडल ने दिया था। बोला आज 200 साल हो गए उनके जन्म को, 20 जुलाई 2022 को 200वीं बर्थ एनिवर्सरी है उनकी, ठीक है। एक तो ये, दूसरा एक इन्होंने तो क्या दिया, जेनेटिक्स के बारे में आइडिया दे दिया था। दूसरा चार्ल्स डार्विन, जिन्होंने अपनी तरफ से आइडिया दिया था कि किस तरीके से एवोल्यूशन होता है एक इंडिविजुअल का इस पूरे एनवायरनमेंट में, ठीक है, एवोल्यूशनरी थ्योरी दी थी। तो बोले ग्रेगर मेंडल और चार्ल्स डार्विन, इन दोनों के द्वारा दी हुई थ्योरी जो थी, दोनों की थ्योरीज ने बायोलॉजी का बेस क्रिएट किया। और आज बायोलॉजी से कहाँ हम बायोटेक्नोलॉजी तक पहुँच चुके हैं, जहाँ पर हम खुद इन जीन्स को एडिट करके और जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करते हैं। ओवरऑल अब इस आर्टिकल में तो ज़्यादातर फोकस क्या दिया हुआ है कि मेंडल कहाँ के थे, किस रिलीजन को फॉलो करते थे, कैसे कैसे उनकी लाइफ में स्ट्रगल आई, किस तरीके से रशिया में उनकी रिसर्च को बैन कर दिया गया था। अब देखो वो चीज़ें मुझे नहीं लगती इतनी इंपॉर्टेंट है। अब आपको जो करना है वो ये कि ग्रेगर मेंडल के द्वारा जो कॉन्सेप्ट दिया गया था पूरा डिटेल में एक बार उसको पढ़ लेना, क्योंकि 200 साल हो गए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जो जेनेटिक्स के बारे में उन्होंने जो मटर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, उसके बारे में देख लेना। और एक चार्ल्स डार्विन की जो थ्योरी है, एवोल्यूशनरी थ्योरी, उसके बारे में भी थोड़ी देख लेना। बाकी इस आर्टिकल पे आप नज़र डालोगे तो शायद आपको ना लगे कि हाँ जी यार कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट था, क्योंकि इसमें ज़्यादातर क्या बताया हुआ है कि क्या क्या चैलेंजेस उन्होंने फेस किए थे, वो इतना इंपॉर्टेंट मुझे लगा नहीं। इसके अलावा दूसरा जो इधर वाला आर्टिकल आप देख सकते हो, अवेटिंग श्रीलंकाज नरसिम्हा राव। देखो हमारे भी 1991 में क्या हाल हुए थे, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस ज़बरदस्त था, ठीक है ना। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के चलते हमने क्या किया था, हमारी इकोनॉमी को लिबरलाइज किया था, पर वो लिबरलाइज हमने सीधे सीधे पाँव नहीं किया था। हम गए थे आईएमएफ के पास में, आईएमएफ ने हमें लोन तो दिया। अब आपको पता है ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन के नाम से जाना जाता है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों, ठीक है। अब आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में डोमिनेंस है वेस्टर्न वर्ल्ड्स की, मतलब जो यूएसए है और जो यूरोपियन वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनकी वहाँ पर अच्छी खासी पकड़ है। तो इन्होंने अपनी तरफ से अपने फार्मूलाज बना रखे थे और इनका टारगेट ये था कि कैसे भी करके बाकी इकोनॉमीज़ को ओपन करवाया जाए, ट्रेड कराया जाए। तो हम भी आईएमएफ के पास गए थे, भाई बेल आउट दो, पैसा दो, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे पाकिस्तान चक्कर काट रहा है आज, ठीक है, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे कि श्रीलंका सोच रहा है कि आईएमएफ के पास जाएं कि नहीं जाएं, 10 बार सोचता है ना। तो ऐसे में आईएमएफ ने हमें पैसा तो दिया, ठीक है, उधार दिया, हमने गिरवी गोल्ड भी रखा उसमें कि ले ये तू कोलेटरल पकड़, हमें दे दे, हम रिटर्न कर देंगे पैसा तेरा। आईएमएफ ने उसके साथ में हमारे ऊपर कंडीशंस इम्पोज की, और उन कंडीशंस का ही नाम हम क्या मानते हैं, लिबरलाइज करने के लिए बोला इकोनॉमी को, कि बोला आपके जो ट्रेड टैरिफ्स हैं, ट्रेड बैरियर्स हैं, उनको रिड्यूस करो, प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करो, गवर्नमेंट सेक्टर ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो, गवर्नमेंट केवल एक फैसिलिटेटर की तरह काम करे, रेगुलेटर की तरह काम करे, वहाँ पर एक एक्टिव रोल प्ले ना करे गवर्नमेंट, राइट।
तीसरा यहाँ पे बताया था ग्लोबलाइजेशन, कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ में आपको अपनी इकोनॉमी को इंटीग्रेट करना होगा। ठीक है, बाहर की कंपनी अगर जा करके इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहे, कुछ बिजनेस करना चाहे, तो उनको अलाउ किया जाए। तो इसी के चलते हमने फिर हमारी इकोनॉमी में रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए। ये रिफॉर्म्स अपने आप में बहुत ही ज़्यादा थे, ठीक है, उस टाइम की सिचुएशन को देखा जाए, क्योंकि हम एक तरीके से क्लोज्ड इकोनॉमी हुआ करते थे 1991 से पहले। तो एग्जैक्टली उस टाइम पर फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह और उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव जी, इन्होंने मिलकर के जो कदम उठाए थे, उन्हीं को हमने बोला था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है, जिसको हम एलपीजी पॉलिसी भी बोलते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो बोला ऐसा ही कुछ चमत्कार वाला एक लीडर की ज़रूरत है जो एक्शन ले सके। कहाँ पे? श्रीलंका में। ऐसा ही कुछ क्राइसिस वहाँ पे चल रहा है। तो चलो लगे हाथ, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 को रिवाइज कर देना आप, ठीक है। तो देखो इस डिस्कशन में ज़्यादा कुछ खास था नहीं, पर फिर भी हमें जो कुछ जानना था वो हमने जान लिया, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।